जैसा कि आपको बताया गया कि राजनीतिक दर्शन राजनीति शास्त्र का पूर्वाग्रह, जैसा कि नाम से ही है राजनीति, तो राजनीति तभी होगा जब राज्य होगा। आपको पहले बताया कि राजनीति का संबंध राज्य से है और राज्य का अपना राजनीतिक दर्शन है, अपना राज्य का अपना फिलॉसफी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राज्य के 4 तत्व हैं, राज्य के 4 तत्व हैं, जिसमें आपने देखा कि संप्रभुता होती है, सरकार होता है, क्षेत्रफल होता है और जनसंख्या। ये चारों मिलकर के राज्य का निर्माण। तो राजनीति शास्त्र जो राजनीतिक दर्शन है वो राजनीति शास्त्र का पूर्वगामी है, गिलक्राइस्ट बताते हैं। और यदि देखा जाए तो राज्य पहले आया है तभी राजनीति शास्त्र का उद्भव हुआ, क्योंकि उसके पहले आपको विभिन्न विद्वान जैसे जो राजनीति शास्त्र के संदर्भ में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जैसा कि इन्होंने राज्य के संदर्भ में बताया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। लेकिन जो पिता हैं वो अरस्तु, राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु हैं और राजनीति शास्त्र में जो राजनीतिक दर्शन है उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। जो राज्य है वो क्षेत्रफल होता है, उसमें उस राज्य का एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, उसमें राज्य में निवास करने वाले लोगों की संख्या होती है, वहां के लोग होते हैं और वही लोग अपने राजा, अपनी सरकार निर्वाहक को चुनते हैं और जब चुनते हैं तो उनके अंदर जो है संप्रभुता होती है, वो किसी की अधीन नहीं। संप्रभुता का मतलब होता है वह राज्य जो किसी के अधीन नहीं है, उसको अपने शासन, अपनी नीति को बनाने के लिए स्वयं वह सक्षम है, किसी दूसरे राज्य या सरकार के अधीन नहीं है। वही जो है संप्रभु है कि अपनी सरकार स्वयं बनाता है या निर्वाचित करता है, अपना राजा स्वयं चुनता है। तो संप्रभुता पाई जाती है राज्य में। वही गिलक्राइस्ट बताते हैं कि राजनीतिक दर्शन को राजनीति शास्त्र का पूर्वगामी माना है। राजनीतिक दर्शन में उन सभी राजनीतिक सिद्धांतों, राज्य के स्वरूप एवं उद्देश्य, राज्य का व्यक्ति एवं सरकार के व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों आदि का विवेचना की जाती है, जिन पर राजनीति शास्त्र सही इन्होंने बताया कि जो राजनीति शास्त्र है, सरकार जब राज्य आया, राज्य का उद्देश्य है कि जैसा कि राज्यों में भी अंतर आप देखते हैं कि जब मौर्य युग था उस समय भी राज्य था और आज राज्य है, लेकिन अंतर है सरकार के उद्देश्य में। उस समय मौर्य युग का उद्देश्य था, उस समय भी मौर्य युग का उद्देश्य प्रशासन करना था, लेकिन आज के प्रशासन में और उस समय के प्रशासन में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि उस समय का जो राज्य था वो जो है निरंकुश था, राजा ही सर्वोच्च मालिक होता था। लेकिन वर्तमान समय में हमारा राज्य जो है लोकतांत्रिक राज्य है, इसलिए अंतर और उद्देश्य में अंतर है, लेकिन कहीं न कहीं
हर राज्य का उद्देश्य जो है प्रशासन से संबंधित रहा है, राज्य के नीतियों से निर्धारित है और इसीलिए राजनीतिक जो दर्शन है वो राजनीति शास्त्र में पाया जाता है, इसीलिए उसे पुरोगामी कहा जाता है। प्लेटो से लेकर मार्क्स तक जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों को निर्धारित करने का प्रयास किया। जैसा आप देखते हैं कि प्लेटो जो सुकरात के शिष्य थे, स्वयं सुकरात जो यूनान में पैदा हुए और यूनान के नागरिकों के अंदर राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास कर रहे थे और किया भी। शुरुआत वहीं से किया कि जो उस समय यूनान में जो वहां का किंग होता था वह ये कहता था कि सर्वोच्च शक्तियां सिर्फ किंग के अंदर निहित है, जो दैवीय शक्तियां हैं उसका स्थान एक साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता। लेकिन सुकरात ने जनता के मन से भय हटाने का प्रयास किया कि यहाँ कोई दैवीय शक्ति नहीं होती है, राजा भी एक सामान्य नागरिक की तरह होता है, वह भगवान नहीं है। और धीरे धीरे उन्होंने एक राजनीतिक चेतना, एक व्यक्ति के राजनीतिक चेतना का मतलब ही है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास हो, उसको अपना अधिकार पता चले और वह किसी का गुलाम न हो, स्वतंत्र हो, उसको उन्होंने जगाने का प्रयास किया और उनके विचारों को प्लेटो ने प्रसारित किया। जैसा प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक है, जिसमें उन्होंने गणतंत्र के बारे में, राजा के बारे में बहुत सारे अपने विचारों को व्यक्त किया है। हालांकि जो है प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और प्लेटो आदर्शवादी हैं। उन्होंने राज्य के बारे में अपने सिद्धांतों को बताया है और उन्होंने कहा है कि राज्य को कानून की आवश्यकता है, क्योंकि कानून प्रतिबंध लगाता है। लेकिन वहीं अरस्तु जो है व्यवहारवादी विचारक है, व्यवहारवादी चिंतक है, उन्होंने बताया है कि बिना कानून के इंसान सभ्य नहीं होता, बिना कानून के राज्य चल नहीं सकता, लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। और आगे मार्क्स तक ने भी राज्य का जो उन्होंने अपने संदर्भ में बताया कि जो राजा होता है, राजा हमेशा जनता का शोषण करता है, शोषण करने का प्रयास करता है। तो उन्होंने कार्ल मार्क्स जो सर्वहारा वर्ग के पोषक हैं, वो भी जनता के अधिकारों को दिलाने का मांग करते हैं और राज्य की जो सर्वाधिकारवादिता है उसके खिलाफ उन्होंने अपने विचारों को बताया है, जो आज भी राजनीतिक दर्शन में उनके जो है कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पूंजीवाद के क्षेत्र में उन्होंने जो बताया है और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है उनके बारे में भी उन्होंने सर्वहारा वर्ग के बारे में उनका किस तरह से व्यक्तित्व का विकास हो, किस तरह अधिकार मिले आदि सिद्धांत प्रस्तुत किए। अतः राजनीतिक शास्त्र के लिए राजनीतिक दर्शन का अध्ययन अनिवार्य है। जब तक हम राजनीतिक दर्शन का, पॉलिटिक्स का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक तो राजनीतिक शास्त्र, राज्य के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तो राजनीतिक शास्त्र को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे। इसलिए राजनीतिक शास्त्र पढ़ने से पहले हमको राज्य के बारे में जानना चाहिए।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक कला के रूप में जो नेक्स्ट है वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है? जब हम किसी एक देश की तुलना किसी दूसरे राज्य से करते हैं, या जब हम अपने पूरे एक देश दूसरे देश से जब कोई बात करता हो, कोई विचार व्यक्त करता हो, तो उसे अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश का दूसरे देश से चाहे कोई भी संबंध हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, वह हम जब उससे बात करेंगे तो हमारा जो संबंध बनेगा एक देश का दूसरे देश से, उसे अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। और राजनीति शास्त्र किसी एक राज्य का अध्ययन नहीं, जैसा कि हम बताए हैं कि जो राज्य का डिफिनेशन है वह किसी एक कंट्री के लिए नहीं। इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं वो पहले राज्य फिर जो है राष्ट्र बने, क्योंकि राष्ट्र जो है इंटरनेशनल लेवल पे जब एक देश दूसरे देश से अपना समझौता करता है, अपना संबंध स्थापित करता है, तो वो राष्ट्र होता है। लेकिन अपने देश में तो राज्य ही, हम भारत राज्य के हैं, हर देश इंटरनेशनल लेवल पे राष्ट्र के रूप में, और उस राष्ट्र के अंदर जितने प्रदेश हैं वो राज्य हैं। और राष्ट्र को भी जब हम अपने लेवल पे बात करेंगे, अपने देश में उसे भारत राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र किसी एक राज्य का अध्ययन नहीं करता, मतलब राज्य का जो परिभाषा है इस संसार में रहने वाले समस्त देशों को राज्य ही मानता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के क्या अंग हैं। चाहे आप अमेरिका को देख लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, अफ्रीका को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, अंटार्कटिका महाद्वीप के देशों, जितने भी महाद्वीप जो 7 महाद्वीप हैं उसमें जितने भी राज्य पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सारे जो देश हैं सभी में भी राज्य की परिभाषा वही है जो अपने देश में आपको हम बता रहे हैं। तो जो यहाँ राजनीति शास्त्र किसी एक देश का अध्ययन नहीं है, और उस संपूर्ण संसार में जितने देश हैं उनके संदर्भ में वही राज्य का डेफिनेशन है जो हम यहाँ भारत में आपको बताते हैं। राज्य अकेले या शून्यता में कार्य नहीं करते। कहने का मतलब जो राज्य होता है, राज्य अमूर्त संस्था है और सरकार उसकी मूर्त संस्था है, तो आप अकेले सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि राज्य में तो जनसंख्या होती है और जो प्रशासन होता है वो जनसंख्या पे ही करना होता है। तो अकेले कोई व्यक्ति जो है सरकार नहीं चला सकता, अकेले में तो वह राज्य शून्य हो जाएगा। हमको यदि चलाना है, लोगों को कल्याण करना है, तो देखते हैं कि सरकार को हम निर्वाचित करते हैं, फिर निर्वाचित करने के बाद मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और सारे मंत्री अपने देश के विभिन्न जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, गृह मंत्री, ये चारों मंत्री जो है अपने अपने क्षेत्र में विभागों का बंटवारा होता है और अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिससे जो है राज्य अधिकतम कार्यकुशलता के साथ लोगों का जो है वो कल्याण कर सके। तो राज्य अकेले में शून्य होता है और अकेले राज्य कार्य नहीं कर सकता, उसे दूसरे राज्यों के संदर्भ में कार्य करना पड़ता है। कहने का मतलब कि जब राज्य इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो वह
अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब निर्धारित करता है तो दूसरों के साथ जो है अंतर परस्पर संबंध स्थापित उसे करना ही पड़ता है। जैसा आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे संसार में शांति का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जो दुनिया के 193 देश उससे रिलेटेड हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी बातों को फॉलो करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ संपूर्ण विश्व को अपना परिवार समझता है। जो भी नीति बनाता है सारे राष्ट्रों को मानना पड़ता है। जो उसके अंग है उसके संदर्भ में आपने देखा है कि वह जो सुरक्षा परिषद है उसके जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं वो संपूर्ण विश्व में जो दुनिया के 193 देश उसमें शामिल है उनको मानना ही पड़ता है। तो अकेले जो है ये शून्य है और जब दूसरे राज्यों के संदर्भ में किसी का संबंध स्थापित करेगा दूसरे देशों से तब उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाएगा कि स्थापित हो रहा है। नहीं तो अकेले केवल जैसा कि आप देखते हैं कि यदि देखा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता में हम इंटरनेशनल कनेक्टेड हमारा खत्म हो गया था। बाद में जो है धीरे धीरे 1990-91 के बाद ही हम जो है ग्लोबलाइजेशन जो हमारा बना है तब हम वर्ल्ड कनेक्टेड। हड़प्पा सभ्यता में इराक मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार संबंध स्थापित हुआ था, लेकिन वैदिक युग में हम पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति में प्रवेश कर गए और वहां हमारा इंटरनेशनल कनेक्शन कट गया। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्य की अवधारणा नहीं, वहां कबीले का प्रमुख राजा होता था, वहां राज्य का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी राजनीतिक कला के रूप में आता है कि हम किस तरह से अभी वर्तमान समय में देखिए जो भारत को G20 का जो अध्यक्षता मिल रहा है उसमें हमारे जो G20 का थीम है वह एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य की बात कर रहा है। माननीय मोदी जी द्वारा जो थीम दिया गया है संपूर्ण संसार में रहने वाले प्रत्येक राष्ट्र को अपना परिवार समझना है, जिससे कि हम भी विश्व में प्रसिद्ध हों, हमारे लोग चर्चाएं करें और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा संबंध हो। और कहीं न कहीं आप देखते हैं कि राज्य के नाम के बगैर हम संबंध भी स्थापित नहीं कर सकते। तो इसमें बिना राज्य के हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? शून्य है। और दूसरे राज्यों के संदर्भ में कार्य करेंगे तभी जो है हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कर पाएंगे। जो उसे दूसरे राज्यों के साथ अनेक प्रकार के समझौते एवं संधियां करनी पड़ती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया से मुक्त व्यापार, भारत का मुक्त व्यापार समझौता इस साल से दिसंबर 2022 से हो गया है। ये भी हमारा एक इंटरनेशनल समझौता है। एक दूसरे से समझौता करेंगे तभी हमारा इंटरनेशनल लेवल पर नेम फेम होगा। अमेरिका से है, विश्व में सबसे ज्यादा जो हमारा व्यापार चल रहा सऊदी है, संयुक्त अरब अमीरात से है, फिर जो है सऊदी अरब से है, चाइना से है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बिना राज्य में हम अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी नहीं कर सकते, इसलिए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय जब समझौता करेगा तभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होगा और बिना राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित नहीं हो पाता। राज्यों के इन पारस्परिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, कैसे क्या है। कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो यूएनओ आपकी संस्था है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसमें दुनिया के 193 देश शामिल हैं, तो वही बात कर रहे हैं, कोई
राज्य जो इससे जुड़ा हुआ है, कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका प्रभाव राज्य की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों तथा नागरिकों के सामान्य जीवन पर पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि संयुक्त राष्ट्र शांति का प्रतीक है और उसमें तमाम जो उसके अंग हैं, जैसे उसमें IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और यह जो है दुनिया को दीर्घकालिक लोन प्रदान करता है। जितने भी इस कंट्री से जो देश जुड़े हुए हैं, यदि एक कंट्री में कोई प्रभाव, आर्थिक मंदी आती है तो उससे जो है संपूर्ण देश प्रभावित होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उससे भी यदि आप देखेंगे तो जो है महंगाई उससे भी बढ़ रही है, तेल के संदर्भ में समस्या उत्पन्न हो रही है, और भारत को जो है बार बार जो है जो रूस से तेल का समझौता है उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कि जो रूस से भारत कच्चे तेल को आयात करेगा उसकी कीमत हम तय करेंगे। लेकिन उसके संदर्भ में उस बात को न मानते हुए भारत यह अपनी दलील दे रहा है कि मैंने अंतरराष्ट्रीय कीमत पे ही तेल आयात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है अमेरिका भारत को मॉनेटरी करेंसी लिस्ट से बाहर कर दिया। तो आप देखेंगे कि इससे पूरा एक राज्य में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो पूरा एक विश्व प्रभावित होता है। यदि राज्य जुटा न रहता तो कोई उसके प्रभाव नहीं होता। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारा है तो हम भी प्रभावित हो रहे हैं। अतः राजनीति शास्त्र को अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना पड़ता है। सही कहा गया है कि राजनीति शास्त्र को अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, क्योंकि राज्य किसी एक देश का है नहीं, संपूर्ण वर्ल्ड का है। चाहे इस धरती पर आने वाले जितने भी कंट्री हैं वहां राज्य है, तो जनसंख्या भूभाग है और जो है संप्रभुता है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध राज्य को अंतरराष्ट्रीय संबंधों का, इसलिए एक राज्य दूसरे राज्य से प्रभावित होते हैं तो हमको इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है संबंध स्थापित करना ही पड़ता है। क्योंकि जब तक हम इंटरनेशनल लेवल पे संबंध नहीं होंगे तब तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का हम अध्ययन नहीं कर सकते, और यदि हम वर्ल्ड कनेक्टेड नहीं है तो इस दुनिया में पीछे रह जाएंगे। इसलिए राज्य को इंटरनेशनल प्रदर्शन करने से ही राज्य आगे बढ़ सकता है। कोई भी राष्ट्र उसकी जो भी क्वालिटी होगी वो पूरी दुनिया में प्रदर्शन होगा तो उसका नेम एंड फेम बढ़ेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट हमारा है टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सातवां है नेक्स्ट जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, अभी हमने पढ़ा। और फिर जो है राजनयिक राजनीति शास्त्र राजनयिक राजनीति शास्त्र राजनयिक का अध्ययन करता है। इसका मूल कारण यह है कि राज्यों के पारस्परिक संबंध मूलतः राज्यों की विदेश नीति और राजनयिक कुशलता पर निर्भर करते हैं। तो राजनीति शास्त्र राजनय का अध्ययन करता है। राजनय मीन्स होता है कि जो राज्य है उसके क्या गुण है जो एक दूसरे देशों को प्रभावित करते हैं। मतलब राजनय का मतलब है राज्य और उसके क्या गुण है जो एक दूसरे देशों से बात करके या एक दूसरे राज्य से बात करके अपने उसको जो है किस प्रकार प्रभावित करता है। जैसे अभी आपने देखा कि उसका मूल कारण यह है कि राज्यों के पारस्परिक संबंध मूलतः राज्यों की विदेश नीति और राजनयिक कुशलता पर निर्भर कि किस तरह से उस राज्य में वहां की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक क्रियाकलाप है, उनमें अंदर क्या कुशलता है, किस तरह से वो नीतियों को प्रभावित अपने वाक्पटुता शैली से, अपने नेतृत्व शैली से, अपने डिप्लोमेटिक पॉलिसी से कैसे कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे राज्य से किस तरह से बात करके अपनी नीतियों को उन पर लागू करवा लेता है या लागू करने का प्रयास करता है। ये भी एक राजनयिक कला के रूप में आता है। जैसे अभी आपने देखा कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रथम बार प्रधानमंत्री का पद धारित किए थे, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने विदेश नीति में ये सोचा, अपनी पॉलिटिक्स की जो स्किल क्वालिटी थी कि हम सबसे पहले अपने जो हमारे देश के सीमा से सटे हुए जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हम अच्छा संबंध स्थापित करेंगे। यदि पड़ोसी खुश रहेगा तो हमारा बाहरी जो दूर के देश हैं उससे हमको कोई नुकसान आंच नहीं आएगी। तो ये राजनयिक कुशलता है कि किस तरह से हम किसी दूसरे देश को प्रभावित करते हैं और उसके प्रभाव में हम अपना विकास करते हैं। ये भी एक कला है और ये राजनयिक कला के रूप में आता है। और इसकी कुशलता जो व्यक्ति इस संदर्भ में जितना ही वाक्पटुता शैली, नेतृत्व शैली,
स्किल इन स्पीकिंग गुड है तो वह प्रभावित कर ही लेता है। इसलिए इसकी एक भी विशेषता ये भी है कि राजनीति किस तरह से पॉलिटिक्स किया जाए, ये भी अपना प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग स्पेसिफिक क्वालिटी दर्शाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय हित। जैसा कि हमने देखा कि जो अंतरराष्ट्रीय हित राजनीतिक शास्त्र कि ये राजनीतिक कला के रूप में हम देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक शास्त्र का विषय है। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय हित सभी राज्यों में लागू होता है और राज्य का संबंध ही राजनीतिक शास्त्र से है, तो निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो राजनीति से ही संबंधित है। क्योंकि यदि राज्य नहीं होगा तो फिर सरकार नहीं होगी और सरकार नहीं होगी फिर तो लॉ नहीं बनेगा। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय लॉ का संबंध राजनीतिक शास्त्र से है, जो पूरे राज्यों को, किसी एक देश के नहीं, इंटरनेशनल लॉ संपूर्ण संसार में रहने वाले सभी देशों से संबंधित होता है। प्रत्येक राज्य सार्वभौम होता है, जैसा कि राज्य की परिभाषा में हम आपको बताए हैं कि संप्रभुता होती है राज्य की। तो राज्य की विशेषता है जो ये बता रहा है कि संप्रभुता प्रत्येक राज्य में सार्वभौम होता है, संप्रभुता होता है और उसकी सीमाएं निर्धारित होती है कि जैसा कि मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। राज्य की परिभाषा क्षेत्रफल है तो उसकी सीमा निर्धारित होती है। फिर भी युद्ध और शांति के प्रश्न, युद्ध बंदियों का प्रश्न, समुद्री तट, खुला समुद्र, एक्स्ट्राडिशन, प्रत्यर्पण जैसे अनेक विषय हैं जिन्हें राज्य स्वयं निश्चित नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान से, चीन से हमारा जो है बाउंड्री लाइन निर्धारित है। जैसे चीन से मैकमोहन रेखा से हम जुटे हुए हैं, पाकिस्तान से रेड क्लिफ रेखा से हम जुटे हुए हैं। तो ये जो सीमा का निर्धारण होता है हम स्वयं निर्धारित नहीं करते। इस सीमाओं का, जैसे अभी पाकिस्तान भारत से सार्वत्रिक विवाद है, वो विवाद का निर्धारण जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय कानून से होता है। कोई भी राज्य स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता कि हमारी बाउंड्री वहां तक है। क्यों? यदि स्वयं राज्य निर्धारित होगा तो ऐसे अशांति हो जाएगी और युद्ध होने की आशंका बढ़ जाएगी। इसलिए हमको इंटरनेशनल लॉ के नियमों का पालन करना ही पड़ता है, हम अपना स्वयं निर्धारित। जब कोई व्यक्ति, आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे देश में की बाउंड्री में पहुंच जाता है, उसके एरिया में पहुंच जाता है, उसकी सीमा में पहुंच जाता है, तो हम डायरेक्ट उस व्यक्ति से बात करके तुरंत उस व्यक्ति को नहीं, हम जब चाहे उसको लेते आए अपने देश में, उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के नियम और इंटरनेशनल नियम के अकॉर्डिंग ही वह व्यक्ति आपको प्रत्यारोपण, आपको उस व्यक्ति को लौटाएगा, आपके देश में प्रत्यर्पण करेगा। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कर सकता है। आप जानते हुए भी कि वह व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन आप तुरंत जाकर के और ले नहीं आ सकते। इंटरनेशनल नियमों का फॉलो करने के बाद ही आप अपने व्यक्ति को अपने देश में ला सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानना ही पड़ेगा। यदि नहीं मानेंगे तो आपका देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अलग हो जाएगा।
इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होता है वो प्रत्येक देश से, प्रत्येक राज्य से संबंधित होता है और उसके नियमों को हमको फॉलो करना चाहिए। इन विषयों को अन्य राज्यों के संदर्भ में ही निश्चित किया जाता है। इन्हें जो भी निर्धारित करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। इन विषयों को अन्य राज्यों के संदर्भ में जो निर्धारित, जो नियम कानून बनाया जाता है उसे हम इंटरनेशनल लॉ की श्रेणी में करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों व दबाव समूहों का। आज राजनीति विज्ञान राजनीति के सतही अध्ययन से आगे बढ़कर राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन करने में समर्थ है और अध्ययन के इस क्रम में राजनीतिक दल और दबाव समूह सबसे अधिक प्रमुख रूप में आते हैं। आप जानते हैं कि जब राज्य है तब सरकार है और जब सरकार बनती है, जो सरकार बनती है वो पार्टी के द्वारा, दल के द्वारा बनता है और जब पार्टी आती है, राजनीतिक दल आते हैं, तभी दबाव समूह बनता है। तो पहले हमको जानना है कि दल है। देखिए, जो दल है वह कुछ लोगों का समूह होता है, कुछ लोगों का समूह। जैसे पार्टी मतलब दल, उसमें कुछ लोग होते हैं और लोगों का दल है। जैसे आप देखते हैं कि भारत में जो है बहुदलीय प्रणाली, विभिन्न प्रकार के दल है, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल है, जो मिलकर के सरकार का निर्धारण करते हैं और जब सरकार वास्तविक लोकतंत्र को नहीं प्राप्त कर पाती है, जनता को अधिकतम कल्याण नहीं पहुंचाती है, कुछ विशेष वर्गों का हित प्रभावित होता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा अपना एक संस्था बनाते हैं जो संविधान के अंतर्गत कुछ नियमों के तहत कार्य करता है। उसे हम दबाव समूह करते हैं। यह नियम और कानून के अंतर्गत होता है, लेकिन यह सरकारी नहीं होता है, यह गैर सरकारी क्षेत्र होता है। दबाव समूह, जैसे आपने देखा, दबाव समूह के रूप में देख सकते हैं छात्र संघ, व्यापारियों का संगठन, वोमेन्स एसोसिएशन इत्यादि है, जो दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं और सरकार को वास्तविक लोकतंत्र प्राप्त करने में, अपने हितों की पूर्ति करने में, अपने समूह को कल्याण करने में कार्य कर रहे हैं। दबाव समूह का तभी उत्पन्न होता है जब सरकार वह जनता को वास्तविक कल्याण नहीं कर पाती,
ऐसे में उपेक्षित समूह अपना वर्ग बनाते हैं जिसे हम दबाव समूह कहते हैं, और दबाव समूह के माध्यम से ही वो अपना जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति कर पाते हैं। वस्तुतः यही तो वह संस्थाएं हैं जिनके द्वारा समस्त राजनीतिक जीवन को परिचालित किया जाता है। यदि आप देखिए तो जो उपेक्षित समूह है, जो सरकार में भागीदारी नहीं है, उसका लोक कल्याण नहीं हो पा रहा है, वह दबाव समूह में शामिल होकर के अपना वास्तविक अधिकारों को प्राप्त करने का, अपने कल्याण को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वर्तमान समय में संविधान और शासन के औपचारिक संगठन की उपेक्षिता भी राजनीतिक दल और दबाव समूह के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि जो संविधान में कहा गया है वह जब राज्य उसका क्रियान्वयन नहीं करता है तो जो है दबाव समूह अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकार को दबाव बनाने का प्रयास करता है और अपने लोगों का कल्याण करने के लिए कार्य करता है, तो उसको वर्तमान समय में अधिक महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे विभिन्न संगठन बन रहे हैं जो अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म में हम पढ़ेंगे। आज का क्लास यही स्थगित करते हैं। थैंक यू।